अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया स्पीक टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सलाम। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी। बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है। कुछ आप हमें देते हैं, कुछ हम आपको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं। और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट करा था जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ की एक फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। और ख़ुद उनमें जनरल साहब ने साइन करा था, क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन था ये। तो जनरल साहब ने साइन करा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने वहाँ पे डाली, जिसमें दिखाया कि उनकी करीब 10-15 प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी, यानी कि जायदाद जितनी भी थी जनरल साहब की, वो उसके पैसे कम लगाए गए थे। तो आप में से कई लोग हैं ट्विटर पे आए और वही बुरा भला कहना कि गलत है, प्रोपेगेंडा है और इंडिया वाले हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और ये सब वगैरह। ठीक है, आपको भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपकी मर्ज़ी है। ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात मानें। लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं आज। यही आपके प्यारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये पहली चीज़, ये सीपैक अथॉरिटी के, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं और ये एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के। तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है। ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहाँ पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। देखिए साहब, आपका जनरल आप जाने, ठीक है साहब, आपका जनरल आप जाने। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई कराची में कोई आदमी जो है, बुज़ुर्ग, वो गुहार लगाता है, वो परेशान होता है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं होता, हमें टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है। या कोई बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है कराची में, ये परेशानी है। तो इसमें सिर्फ जो आपका निज़ाम है, सिर्फ निज़ाम की गलती नहीं है। आप सिर्फ निज़ाम को गुनहगार ना समझें। सिर्फ ये बात नहीं कि जो कराची में 5 कोर है, 5 कोर का जो कमांडर है उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से, इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं। बात ये है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है। और ये जो आपकी गलती है, ये जो जिसको हिंदी में हम लोग पाप कहते हैं ना, सिन, गुनाह, ये आपके गुनाह हैं जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे गुनाह हैं? सब गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है दिल में, इंडिया के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, इंडिया आ जाएगी, अटैक कर देगी, उसी का फ़ायदा आपके जनरल उठाते हैं। कैसे?
सब इंडिया अटैक कर देगी, 370-35 से कश्मीर से हट गया है, अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा। किसने बात बोली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नतीजा क्या हुआ? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बेवकूफ़ कौन बना? आप बने ना। अब कहाँ है कमर जावेद बाजवा साहब? वो तो कह रहे थे 1 साल से कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया खा जाएगा हमें, इंडिया निगल लेगा पाकिस्तान को। कौम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब आप एक बात बताएं साहब, कौन सी नाजुक दौर से गुजरे आप? आपके अगर यहाँ बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, अजीत डोभाल इसके जिम्मेदार हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार है? कौन? पर आपके अंदर इतने सालों से 3 पुश्त हो गए आपके, ठीक है, 1947 की बात से कर रहा हूँ मैं, 72 साल हो गए, 3 पुश्तें पाकिस्तानियों की चली गई, चौथी पैदा हो गई है। सबके अंदर इतनी नफरत भर दी है और उस नफरत का फ़ायदा आपके जनरल्स उठा रहे हैं। भरिए नफरत। मेरे घर में पानी भी आ रहा है और मेरे घर में बिजली भी आ रही है, और हिंदुस्तान के ज़्यादातर घरों में पानी और बिजली आ रही है, ठीक है, आती है जाती है, लेकिन कोई टैंकर माफिया ना लोगों को लूट नहीं रहा। ये 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बॉम्बे इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई वालों से पूछिए, लोड शेडिंग, मुंबई वालों ने सुना ही नहीं होगा ये वर्ड। आप किसी मुंबई वाले से पूछिए भाई लोड शेडिंग क्या होती है, वो ब्लैंक लुक देगा आपको। उसने बिजली जाते ही नहीं देखी कभी। कहाँ कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, तब बात ठीक है, लेकिन लोगों ने उम्र बिता दी मुंबई में, आज तक बिजली जाते हुए नहीं देखी उन लोगों। और ये आपके लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब हिंदू से भी तो नफरत करनी है ना, इंडिया से भी तो नफरत करनी है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये भाई साहब कोर कमांडर थे, बाजवा साहब, आपके असीम बाजवा साहब, जो अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये भाई कोर कमांडर थे। तो बलूचिस्तान में भाई ने करवाई कार रैली। कार रैली करवाने के बाद इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे गाड़ियाँ आईं, तो आईं भाई गाड़ियाँ अंदर, 2 गाड़ियाँ वापस नहीं गईं। उनमें से जो इंपोर्टेड कार थी, बलूचिस्तान में किसने कार रैली करवाई? ये कोर कमांडर थे। इन्होंने बोल दिया कि चलो कार रैली होगी। अब किसने आइडिया दिया? बाद में पता लगा कि साहब ये आइडिया आया कहाँ से। इंपोर्टेड कार्स आई, वहाँ पे रेस वेस हुई, और जो कार आई उसमें से 2 नई गाड़ियाँ रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। आज की तारीख में वो जो गाड़ियाँ हैं इंपोर्टेड कार्स, वो असीम बाजवा साहब की, जनरल असीम बाजवा साहब के गैराज में पड़ी हैं। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उसमें जो टैक्स का लॉस हुआ, किसका हुआ? आपका। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आर्मी चीफ इंडिया के, मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लिखने पढ़ने का अब जो कल्चर है पाकिस्तान में लगभग ख़त्म हो चला है। इंडिया के आर्मी चीफ ना 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, सुजुकी गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ, तो ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में दिल्ली के मुकाबले ज़मीन थोड़ी सस्ती है, तो उसने अपने लिए छोटा सा बंगला बना लिया। कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी चीफ है जिसकी 125 रेस्टोरेंट्स हैं, 150 रेस्टोरेंट्स हैं? कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी का जनरल है रिटायर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट में जाके अपने धंधे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जिसका बंगला है, जिसके हज़ारों एकड़ ज़मीन है बाहर? बताइए ना। कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जो बाहर जाके सेटल हो गया? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। कौन है जो बाहर जाके सेटल हो गया? ठीक है, अगर किसी का बच्चा है, किसी IT कंपनी में प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलकर वापस इंडिया आ जाते हैं। ये आप ही की फ़ौज ने ठेका ले रखा है, पाकिस्तानी फ़ौज ने। आपको तो बना दिया बेवकूफ़। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप लोग भी चढ़ गए घोड़े पे, हाथ में तलवार लिया। आपने भी बोला कि हम काफिरों को मारेंगे, काफिरों को काटेंगे, हम साहब काट डालेंगे। अरे तुम्हारी जेब कट गई, काफिर कटे ना कटे, तुम्हारी जेब जरूर कट गई। एंड आई थिंक यू डिज़र्व योर आर्मी। वो जो आर्मी है ना, आप लोग डिज़र्व भी करते हैं। आपको पाकिस्तानी फ़ौजी, आई थिंक आप लोग डिज़र्व करते हैं। जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि कौम जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मसलत कर दिए जाते हैं, तो वो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। आई थिंक यू डिज़र्व सच एन आर्मी। और इन लोगों ने क्या करा सर कि सीपैक में इनको डाला। क्यों डाला सीपैक में? ख़ानदानी पहले से पैसा है इनके पास, असीम बाजवा के साथ। अब ये पहले करोड़पति थे, ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए। अब इनको डाल दिया सीपैक में। मैंने जैसा बताया, कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं ये, राइट। पर सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये
उस जनरल्स की फहरिस्त में इनका नाम था, उस सूची में इनका नाम था जो पॉसिबली अपसेट हो सकते थे कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के चलते। तो इनको खुश करने के लिए, तो बाजवा खुश करने के लिए उनको बोला कि आप सीपैक अथॉरिटी में जाएं, चेयरमैन बन जाएं। यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, मैं पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं। मेरा ओपन चैलेंज है, आप जानते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो है, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं। सीपैक की जानकारी किसको है वो बताए, खुला चैलेंज करे सबके सामने और मुझे बोले कि मेजर साहब मेरे पास है सीपैक की पूरी जानकारी, कितना पैसा किसको जा रहा है, कौन से जनरल को कितना पैसा गया है, कितने पे कितना ठेका दिया है, कितने पाकिस्तानियों का बेनिफिट हुआ है, कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां बन गई हैं, पाकिस्तान जो यहाँ पे था सीपैक की वजह से वहाँ पे चला गया है। कोई हो जो एक बार बताए मुझे। मैं चैलेंज करता हूँ, खुली चुनौती है आप लोगों को, खुली चुनौती है आप लोगों को। आप आएँ सामने बताएं साहब, फिर आप देखें कि आप लोग 4 सड़कें चीन ने बना ली, आप लोग खुश हो गए। क्या साहब क्या मोटरवे है, बिल्कुल मुलायम सा मोटरवे चल रहा है। वो मोटरवे नहीं है, वो कर्ज का कागज़ हैं जो आपको मुलायम से लग रहे हैं। ठीक है, पूछिए ज़रा अपने जनरलों से, आसिम बाजवा साहब से पूछिए, साहब हमारे मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है, एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार होता है। वो जिस दिन वो पैदा होता है, एक एवरेज निकाल रहा हूँ मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करके, तकरीबन 19-20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। आप 19-20 करोड़ की पॉपुलेशन को जो टोटल आपने चीन से लोन लिया है, आपने हर जगह से लोन लिया, IMF से लोन लिया है, अब ज़रा पूछिए ना ऐसा क्यों है कि जिस पाकिस्तानी के घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमसे नफरत है और नफरतें पालें। इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको स्टोरी सुनाई गई ना, लंबी लंबी अलिफ लैला की कहानियाँ कि हिंदू खा जाएगा, ये सब हिंदू ना कब खाया आपको, कब खाया आपको और क्यों खाएगा आपको? आपका मुल्क आपको मुबारक। आपके जब खुद के जर्नैल आपको खा रहे हैं, आप कहते हैं ना काफिर को काटेंगे, वो आपकी जेब काट रहा है, आपकी जेब काट रहा है आपका जर्नैल। आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। पूछिए बाजवा साहब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्कैम करा था उन्होंने। आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, पूछिए ना बाजवा साहब से, साहब वो गाड़ियाँ कहाँ से आई थी, ये 125 पापा जॉन के रेस्टोरेंट हैं, ये कहाँ से आए? उसके अलावा 125 के अलावा 25 और रेस्टोरेंट हैं आपके अमेरिका और कनाडा में चल रहे हैं, वो कहाँ से आए? आपका क्या काम है? आपको तो ये बोला था कि सरहदों की निगरानी आपको करनी है, आपको तो ये बोला था कि आप खाकी वर्दी पहने, मुल्क की वर्दी, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान के आशीर्वाद से आपको वर्दी मिली है, आप सरहद की हिफाजत करें, पाकिस्तान का दिफा करें, यही उनका काम था। और एक दिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, आपका करियर आई मीन आप रिटायर हो जाएं, तो चुपचाप बैठें आप और मुल्क को आप सही रास्ते पे ले जाएं। इनका बेटा जूनियर बाजवा वो क्या कहता है कि जरदारी को छोड़ो, लीव इट टू द आर्मी। नवाज शरीफ के लिए क्या कहता है, आप ट्वीट्स देखिए इनके। जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर का बेटा होगा वो डेमोक्रेसी की बात थोड़ा ना करेगा, आप उसको ट्वीट देखिए। हैंग द गंजाज, यानी कि शहबाज और नवाज को फांसी के तख्ते पर लटकाओ, हैंग जरदारी, जरदारी को भी लटकाओ। यानी कि जो लोगों के वोट से जीत कराया है, लोगों के कॉन्फिडेंस से, उनको टांगो। तो उसने गलत क्या कहा? वही तो आपके मुल्क का दस्तूर है भाई। बेनज़ीर के बाप को फौज ने आपकी टांगा था, तो असीम बाजवा साहब का बेटा क्या गलत कह रहा है? भाई ये कह रहा है कि जैसे भुट्टो को टांगा है, जरदारी को टांगो, नवाज शरीफ को जान से मार दो, शहबाज शरीफ को मार दो। ये कह रहा है, वो करता रहेगा। इनकी सिखलाई ये है, जो इलेक्टेड है उसको फांसी पर चढ़ाओ, जो सेलेक्टेड है, जो दुम हिलाता रहता है आर्मी जर्नलों के आगे पीछे, उसको सलाम करो, क्योंकि वो आपका नैरेटिव को सूट करता है, वो आपका काम करता है। तो साहब, जिसको जैसी फ़ौज जो कौम डिज़र्व करती है उसको वैसी फ़ौज मिल जाती है और मिल गई। दोस्तों, आपके एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उनका ट्वीट है, मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, उनका ट्वीट है, I say this on record, but our media activists are so scared of saying this in public. Come on guys, say it. We are being controlled by agencies. We get calls from ISPR, what we can say and what we can't. I am jobless because I said no. Will you say it?
ये कहते हैं कि क्यों आपको इतनी दिक्कत है, मेरे मीडिया वाले दोस्तों जो सहाफ़ी हैं उनको क्यों इतनी परेशानी है बोलने में। ये साफ साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहते कि ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो कि इदारा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें बताता है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। वो कहता है कि साहब आप ये करेंगे वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है, यानी कि किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। आप लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आप लोगों को ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज़ इंडिया ने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दिया। आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें, मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है, आप 9 बजे कभी भी देखें, हफ्ते में 2 या 3 दिन डिबेट होगी जहाँ पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है, वो बात कर रहे हैं। उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है, अमित शाह के खिलाफ बात करनी है, खुल के कहते हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाज़त देता है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज ने उठा लिया? जर्नलिस्ट कश्मीर में वही मरता है जो टेररिस्ट के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ बोलता है। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका जो मुल्क है उसको बहुत ज़रूरी है अपना क़िबला दुरुस्त करने का, क्योंकि जहाँ पे मीडिया फ्री नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का मीडिया परफेक्ट है, इंडिया के मीडिया में 100 बुराइयाँ हैं, लेकिन ये बात सच है, मीडिया इज़ लार्जली फ्री। किसी जर्नल की हिम्मत नहीं है कि फ़ोन करके किसी को बोल दे कि कल तुम ये खबर दोगे, ये खबर नहीं दोगे। आपका DGISPR क्या करता है? टोटल मीडिया मैनेजमेंट। आपका DGISPR खुलेआम जर्नलिस्ट को धमकी देता है। और जब साना बूचा जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने सवाल पूछा फ़ौज से, तो आसिफ गफूर साहब आपके पुराने जो DGISPR थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी पेमेंट रह गई हो मैं तुम्हारी पेमेंट दिलवा देता हूँ। ये खुल के एक लेडी को बोल रहे हैं, लेडी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया है सोल्ड मीडिया। इनका ये कहने का मतलब है कि साना बूचा तुमने कहानी लिखने के लिए हमसे पैसा लिया है, यानी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लिया है, तुम्हारी जो कलम है वो बिका हुआ है। और यही चीज़ आमिर मतीन साहब बोल रहे हैं कि जो मना कर दे बिकने के लिए, ही इज़ जॉबलेस। आमिर मतीन साहब के मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं, आज की तारीख में कह रहे हैं मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इनके सामने सर नहीं झुकाया। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से ये बोलना चाहता हूँ कि साहब आपका बुरा हाल पता है क्यों है? एक तो हिंदू और इंडिया नफरत, दूसरी आपके हीरोज़ इतने घटिया हैं ना, पाकिस्तानी हीरोज़ इतने घटिया हैं। अब्दाली और गजनवी और ये कमर जावेद बाजवा और रहील शरीफ, ये तो आपके हीरो हैं। सारे जंगजू फौजी जर्नल आपके हीरो हैं। अरे भाई, बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी की कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यही आपकी फ़ौज की सच्चाई है। कहाँ हैं वो लोग जो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पढ़ते थे? कहाँ हैं वो लोग जो हबीब जालिब की कस्में खाते थे? फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल किलब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आपकी ज़ुबान को क्या हो गया? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपसे, आप जो शायद अपने मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बोलते सुन रहे हैं, आपकी ज़बान कहाँ गई है? अब्दुल सत्तार ऐदी कहाँ गए? उनका नाम लेने वाले पाकिस्तान के इतने बड़े हीरोज़ हैं आपके, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, कहाँ गए उनका नाम लेने वाले? नहीं, आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं हैं। आपको पसंद है परवेज़ मुशर्रफ, जो ये कह दे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मैंने घोड़े दौड़ा दिए, फिर डंडे खा के वापस भाग गया और बाहर लंदन में बैठा है। वो बात अलग है, दुबई में घर है, लंदन में प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर का मालिक है वो। ये ऐसे आपके हीरोज़ हैं और आप डिज़र्व करते हैं ऐसे हीरोज़। ये सही हैं बिल्कुल आपके, आपने बिल्कुल ठीक चुना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो कौम कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस कौम को पता है कि हमारा मुल्क जो एक नज़रियाती तौर पे खोखला है, तो उस कौम के साथ यही होता है। और पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे खोखला है, इसीलिए कोई भी जर्नल, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपका फ़ायदा उठा लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप इसलिए कुछ नहीं कर पाते, करें क्या? इंडिया खा जाएगा, हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएगा,
जर्नल आएंगे बचाने के लिए। ये जर्नल ने बचाया नहीं, इन जर्नलों ने आपको दिया है कराची शहर में लंबे लंबे लाइनें पानी के लिए। इन्होंने दी हैं 10-10, 12-12, 18-16 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब एक गाली बन के रह गया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे। ये आपके जर्नलों की देन है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आपका पूरा हक है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि साहब आसिम बाजवा ने चोरी करी है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने 10-15 प्रॉपर्टी की लिस्ट दी, मैंने 150 प्रॉपर्टीज़ की और लिस्ट दे दी। जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि आपके जनरल क्या कर रहे हैं, आपका कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ क्या चल रहा है। और देखिए, जिस मुल्क में मीडिया फ्री नहीं है ना, अगर आपके यहाँ मीडिया गुलाम है तो समझ लीजिए आप भी गुलाम है। क्योंकि मीडिया अच्छा हो बुरा हो, इंडिया का भी मीडिया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे साहब इंडिया का मीडिया कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है। लेकिन ये बात सच है, कोई जर्नल यहाँ पे रात को 2 बजे ना दरवाजे नहीं खटखटाता फौजियों से कि ज़रा उसको सेट करना बहुत आजकल बोल रहा है। आपके मुल्क में यही चलन है, तो आपको आपका मुल्क मुबारक। आखिरी में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आसिम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने 10-15 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदी। 3 करोड़ रुपए की एक आर्मी के जनरल ने 3 करोड़ की एसयूवी खरीदी है। तो जब वो एसयूवी आप सड़क पे देखें ना, दौड़ते हुए अंदर बाजवा साहब बैठे हैं, तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून ज़रूर होगा कि आपके बच्चे ने जो 1 रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ। और बाकी नफ़रत करने के लिए भाई हिंदू है ही, इंडिया है ही, खूब नफ़रतें करिए और खूब देखिए 3 करोड़ की एसयूवी कैसे सी पैक की सड़कों पे सरपट दौड़ती है। जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो में मेजर साहब ने बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी बातें की है। मुझे तो ये जो बातें हैं ना एकदम से राइट लगी हैं कि क्योंकि आप देख रहे थे कि वो बोल रहे थे, वो उन्होंने ये जिक्र किया है कि आपके लिए हम हाज़िर हैं, हमसे नफ़रत करिए, हमें गाली दीजिए, हमसे जो करना है हमसे कीजिए। क्योंकि बात वो ये बता रहे कि थे कि आपके जो हीरो हैं, हाँ, इन्होंने आपके ज़हन में ये बैठाया हुआ है कि हिंदू खा जाएगा, वो आ रहे हैं हमला करने, आपको कौन बचाएगा, हम बिल्कुल बचाएंगे। और आप इसी वजह से डर रहे हैं, मतलब छुप रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि यही हीरो है, यही सब कुछ करेगा, हम इसके सिवा कुछ नहीं है। बातें तो बिल्कुल मेजर ऐसे, साहब की मुझे बिल्कुल बहुत ठीक अच्छी है। लगी हैं, लेकिन हम इतनी आर्मी की बुराई नहीं करते। लेकिन जो बातें मेजर साहब ने बताई है ना, 100% सच हैं, बिल्कुल ऐसे ही ना, 100% सच है। क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, गुर्बत है, बिल्कुल गुर्बत है। कराची के हालात बहुत बुरे हैं। अगर बिजली नहीं आनी तो 24 घंटे ही नहीं आनी, और पानी कोई नहीं मिल रहा भाई, क्या कोई करें। पूछेगा नहीं कि बिजली क्यों नहीं आ रही, बस अपनी मन मर्जी करते जा रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो रात 2 बजे उसका दरवाज़ा खटकाएगा और चल भी तू ऊपर चला जा, तू कौन होता है पूछने वाला। बिल्कुल और ये बातें सच पता हैं। चलने ही नहीं कि कौन मार गया कौन नहीं मार गया। जैसा कि इन्होंने वीडियो हमने बताई थी कि एंग्री हो गए यूएसए से, बिल्कुल ऐसे। और वो बता रहे थे कि इमरान का बस बैठा हुआ है, हुकूमत तो फौज चला रही है। तो जैसा कि इनके, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी मेजर साहब की कि जैसा हुक्मरान, जैसे आप हैं वैसे ही आपके ऊपर हुक्मरान आ जाते हैं। तो ये बात रियलिटी है, ये हमने बात इधर भी सुनी है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि गरीब कहाँ से पानी खींच कर लाते हैं, एक एक घूंट पानी को तरस रहे हैं। और जैसा कि जनरल के बेटे ने बयान दिया कि ये तो नवाज शरीफ को ठोक दो, बिल्कुल ये तो करना ही नहीं ना, ये तो करना ही नहीं चाहिए, किसी का हक ही नहीं बनता। अगर बाप जनरल है तो बेटे का वहाँ काम ही नहीं है। क्योंकि वो अपने काम से काम रखे, उनके अपने काम है, इनके अपने काम है। मुझे तो ये बातें बिल्कुल एक अजीब लगी ये। और दूसरे नंबर पे जो पानी की बात कर लें आप, अब कराची में तो पानी को तरसते हैं लोग, गरीब लोग, अमीर नहीं गरीब लोग कहाँ से पानी लाएंगे? उनके लिए उनके पास घर चलाने के लिए का डेवलपमेंट भी नहीं, उधर कोई
है ही ना, पूछने दसने वाला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी बात। गुर्बत है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेजर साहब ने जैसा कि बताया, मुंबई में आप किसी से पूछें कि लोड शेडिंग, हाँ, वो तो लोड हैरान शेडिंग हो जाएगा ये होता क्या है। होता हम क्या है? पहले ये सोचते थे कि इंडिया में ऐसे हालात इससे बुरे होंगे, जैसा कि लेकिन हमें बताया जाता है मीडिया हमारी ने हाँ, कि तो यहाँ इंडिया तो के, सब बुलेट है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना। कि हमारी मीडिया हमें बताती है कि इंडिया तो इससे भी बदतर है, उधर तो हमारे से भी बुरा हाल है। आप शुक्र करें कि आपको सब कुछ मिल रहा है, आप बहुत बिल्कुल अच्छे ऐसे, हैं। हम बिल्कुल भी बस ऐसे, यही समझते थे, हाँ ठीक है, अभी हमें कुछ मिल तो रहा है ना, इंडिया बिल्कुल से तो ऐसे। बेहतर है ना। जैसा कि मीडिया, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि आप जैसे हैं वैसे ही हुक्मरान ही आपको बिल्कुल मिले हमारे हैं। माइंड में जो ये बातें बिठाई गई हैं, और उसके बाद अब देख लें, उनने एक जनरल की बात कर रहे थे आसिम बाजवा की, कि उनकी जो है ना 125 मतलब होटल वगैरह जो है ओ ना, भाई, 25 होटल यूएसए और कनाडा में हैं। 125 अलहदा हैं जो एक जगह पर है यूएसए में, हाँ, और जो 25 हैं वो यूएसए कनाडा, वो ऐसे ही है। मतलब कि आप देख लें। तो अब मैं भाई छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। उनके इतने हैं ना, मतलब 125 और 25 150 हो गया। अगर यहाँ के किसी भी बंदे का बाहर, होटल तो दूर की बात, छोटी सी अगर वो शॉप, टैक्सी चलाता है ना, हाँ टैक्सी चलाता, और यहाँ उसके जो जो यूएसए में मतलब है, और उसकी जो यहाँ फैमिली है, उन्होंने कारें भाई रखी हुई हैं, कोठियाँ बनाई हैं, सिर्फ एक टैक्सी बंगले चलाने वाले बने। का ये काम है। आप सोच लें कि वो इतना इधर अमीर है, और जिसके इतना मतलब इतनी चीज़ें ओ होंगी, वो भाई, कितना अमीर 3 करोड़ की गाड़ी और सी पैक पर घूमेंगी, हम तो देखेंगे, सलूट मारेंगे भी, आर्मी जा रही है, अभी हम बचे हुए हैं, नफरत फैला रहे हैं इंडिया के बारे में। मेजर साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और और मुझे इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई, रियलिटी बता रहे हैं हमें, और बिल्कुल ऐसे। हमें जागना पड़ेगा इससे। और और आप हम इससे देखते नहीं, हटकर हम आप एक देख, और भी बात करते हैं कि ये बातें ठीक है कि जनरल साहब, दूसरा मेजर साहब ने बातें की है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन पाक आर्मी जो है, अब मैं ये नहीं बोलता कि ये जो 5 उंगली है ना, ये सब एक जैसी हैं, इनमें फ़र्क है। और ये हम ये ब्लेम बिल्कुल जनरल बाजवा साहब पे भी नहीं करना चाहते कि वो ऐसे वैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आर्मी में कुछ हैं अफसरान, होंगे, हमें पता नहीं कि कौन है कौन नहीं, होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे, क्योंकि पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद भाई है। मेरे जो जर्नल के बेटे हैं ना, वो आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन, कनाडा, इंग्लैंड, उधर होंगे, उधर सेटलाइट होंगे। यार वो और उधर जो है तो शहीद फिर होते हैं क्या ना, है? जो शहीद होता है ना, वो एक गरीब का बेटा होता है। और भाई गरीब का बेटा नहीं होता ये। गरीब की आप, बेटा, हमने आज से कुछ पहले दिन वीडियो ये देखी हैं कि वो बता रहे थे कि ये नहीं कि आप समझते हैं कि अब गरीब का बेटा शहीद हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कैप्टन भी होते हैं जिनकी आगे, अब ये नहीं कि वहाँ पे एक जो लांगड़ी है उसकी आगे ड्यूटी, और वहाँ जाके कैप्टन बंदूक पकड़ कर तो नहीं ना बैठेगा। एक जो मतलब टोली है उसमें अगर 25-30 आदमी है ना, तो उनमें तो एक ही अफसर होगा ना। अब ये तो नहीं ना भाई सारे अफसर यहाँ। कैप्टन क्यों नहीं जाएगा? क्या उधर लड़ाई हो रही है और कैप्टन पीछे दूरबीन के साथ देखेगा यार कि लड़ाई पीछे हो रही नहीं है? बैठता, सब मैं ये बोल रहा भाई, हूँ। जो हमारे हीरो थे ना, सुपर हीरो थे, वो आगे ही होते थे सबसे। यार वो वो सबसे आगे, वो मेजर आपकी अजीज बात ठीक भट्टी, है। शेर खान, आमने वो ऑलरेडी आगे पढ़ी थे वो ना, वो स्टोरी। मैंने पढ़ी है, वो आगे होते हैं, मैं ये बात समझता हूँ। मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैप्टन एक टोली के साथ एक ही होगा। अब ये तो नहीं ना कि एक जो सिपाही है और उसके साथ 15 कैप्टन होंगे, ठीक है ना, ये भी बात गलत है। और ये पाक आर्मी की इतनी भी बुराई हम नहीं करते, क्योंकि पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद है। लेकिन जो और मेरी बातें थोड़ी ला मेजर साहब ने रियलिटी बताई है ना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आपको सब कुछ पता है। पता है, बिल्कुल मुझे पता बुराई है ना। करनी चाहिए जो बुरा है, लेकिन वो लेकिन बुरे, इतनी पहले जब वो थे, मतलब आर्मी में नहीं थे, करोड़ों की थी आर्मी, भाई ये हमारा टैक्स जा रहा है, हमें तो बोलना चाहिए। यार आप उनकी टैक्स साइड हमारा, इतनी नहीं ले सकते। आप, टैक्स जाना चाहिए। आप टैक्स तो जाता है, मुल्क को देना है टैक्स, हाँ, बिल्कुल लेना है, लेकिन लेकिन जो आप गलत बोल रहे हैं ना। आप अगर, ओ भाई, आपको मेजर की आपने जब से बातें सुनी, आप एक साइड लग गए, ये गलत है। आपको एक मैं बंदा मेजर जिस साहब की बातों से मुतासर हुए मुतासर हो, हो मैं चुका भी, हूँ ना। मैंने भी बातें सुनी है। मैं ये नहीं बोलता कि वो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बात गलत है ना। मैं ये बोलता हूँ कि अगर है पाक आर्मी में कुछ होंगे, ये नहीं कि अब पाक आर्मी
टोटली एक जैसी है, ये बिल्कुल गलत है। और वो बैठे हुए हैं आराम से खा रहे हैं, ये भी गलत है। अब मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दुश्मन के साथ लड़कर मर रहे हैं। आप देख लें कि पाक फौज के जो हैं नौजवान वो आगे शहीद बैठे हो हैं। रहे हैं तो उनको चाहिए ना इधर मुल्क में पैसा लगाएं, इधर अपना कुछ कारोबार कर लें। भाई पैसा लग रहा है, ये आपको नहीं पता। अमेरिका जाना है, उधर 125 होटल, आप अंदाज़ा नहीं लगा लेते। और ये जनरल बाजवा के रिश्तेदार हैं, जनरल रिश्तेदार ही आते हैं ना, कोई और ऊपर से क्यों नहीं आता। रिश्तेदार मतलब कि अब एक अथॉरिटी से अपनी वो एक कामयाबी से आगे नहीं गया ना, आते, आपको पैसे इसके- से आते हैं। अथॉरिटी थोटी इधर नहीं होती। तो जो- चलो मजीद जैसे कि गाइस, क्रिकेट में हाल है, अब तो इंडिया के साथ मैच होना है तो देखेंगे पैसा चलता है कि अथॉरिटी चलती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो विनर होगी जहाँ तक मेरा हिसाब है। नहीं तो- विनर होगी, इंडिया से तो नहीं विनर होगी, जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड श्रीलंका से विनर हो नहीं जाए नहीं, तो ये वो तो- बिल्कुल गलत है। चलो मजीद हम देखेंगे कि क्या होता है क्रिकेट में भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह अपना हाफ़िज़। इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह अपना हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।